Hello everyone, and here we are with the next topic, which is liberty and equality. Basically टॉपिक ये है liberty and other concepts. यानी कि liberty को अब ये equality के साथ specifically सबसे पहले तो बताएंगे कि जब ये दो कंसेप्ट साथ में आते हैं तो क्या होता है लिबर्टी का, इसके दूसरे जो कंसेप्ट हैं पॉल साइंस के, उनके साथ कैसा रिलेशन है, कैसा बॉन्ड है जब ये जो साथ में वर्क करते हैं तो ऑलराइट. The concept of liberty and equality conflict or complement each other depending on how they are defined. सिंपल सी बात है. पॉल साइंस में जैसे आप चीज़ों को इंटरप्रेट करोगे, जैसे आप चीज़ों को समझोगे, वो वैसे फॉर्मुलेट हो जाती है. ठीक है. बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पे, आर लिबर्टी एंड इक्वालिटी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर और दे कॉन्फ्लिक्ट ईच अदर. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, समझ लो. उसके बाद आप इसके नोट्स फॉर्म कर सकते हो. ठीक है, आंसर राइटिंग में आपके काम आएंगे. द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड द नेचर ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये बोल रहे कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि देखो रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत स्केयर हैं. ठीक है, रिसोर्सेज इन द सेंस आप बोल सकते हो जैसे जॉब हो गई. ठीक है, अब जॉब्स गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन होती है कि गवर्नमेंट जॉब दे लोगों को. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और उन जॉब्स को वो किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, रिच पुअर का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है. ठीक है. सो अगर अब यहाँ इक्वालिटी लिबर्टी की बात करें तो हर जो भी इंसान काम करना चाहता है उसको इक्वली जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन स्केर्सिटी है जॉब्स की तो कैसे दे. नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी, लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल. अब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे करते हैं साथ में. वाई डू द कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. Let us take the example of a family with meager resources to be divided between the education of two siblings. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें एक फैमिली के बीच में जो रिसोर्सेस हैं उनको डिवाइड करना है उनके दो सिबलिंग्स में, उनकी एजुकेशन के लिए. वन ऑफ हु वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर एंड अनदर एन इंजीनियर. एक को डॉक्टर बनना है, एक को इंजीनियर बनना है. आर्ग्यूबली बोथ इनक्योर फेयरली हाई एक्सपेंसेस. और दोनों ही आपको पता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो डॉक्टर बनना हो चाहे इंजीनियर बनना हो, दोनों में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस लगते हैं, बहुत खर्चे लगते हैं. इसमें बहुत ज़्यादा फीस होती है इनके कॉलेजेस की, या अगर गवर्नमेंट कॉलेज हुए तो भी साइड एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं. सो वी नो. ठीक है, इंडिया में तो डॉक्टर एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई काफ़ी एक्सपेंसिव है. इतने में कोई नॉर्मल स्टडीज़ भी हो सकती हैं अब्रॉड में. तो either the family can divide the resources in an equal way between the two siblings or allow one of them to pursue his or her vocation of choice. अभी फैमिली क्या करेगी, या तो इन दोनों रिसोर्सेज को, या तो इन रिसोर्सेज को दोनों में बराबर बराबर में बांट दें. ठीक है, लेकिन अगर बांट देंगे तो फिर इन दोनों में से किसी एक के लिए भी काम की नहीं रहेगी. ठीक है, सपोज कर लो सारे रिसोर्सेस अराउंड 1 करोड़ के हैं. ठीक है, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 50-50 लैक्स आएंगे दोनों के, लेकिन इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो दोनों के अराउंड 70-80 लैक्स हैं. तो मतलब दोनों ही अपने जो अपने इनके वो चॉइस है उनको परस्यू नहीं कर पाएंगे. सो इधर द फैमिली कैन डिवाइड द रिसोर्स इन इक्वल वे बिटवीन द टू सिबलिंग्स और अलाउ वन ऑफ देम टू परस्यू हिज. या तो इन रिसोर्सेज को फैमिली जो है इन दोनों सिबलिंग्स में डिवाइड करे, या किसी एक को स्पॉन्सर कर दे. स्पॉन्सर मतलब किसी एक को बोल दे कि यार तो ठीक है चलो कोई एक सिबलिंग है तुम में से डिसाइड कर लो, वो अपनी चॉइस को परस्यू कर लो, क्योंकि 1 करोड़ है फैमिली के पास. However, the resources are divided. The values of equality and liberty end up in a relation of conflict. वही बात हो गई कि अगर उन रिसोर्स को डिवाइड तो कर दिया, लेकिन जो वैल्यू है वो कॉन्फ्लिक्टिंग है. दोनों को सिर्फ 50-50 मिला जबकि उनको चाहिए ज़्यादा. Liberty and equality conflict with each other when equality is understood as equality of outcome and liberty is understood as freedom to choose. ये पॉइंट मार्क कर लीजिए और वो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसके नीचे. मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्यों करती हैं ये, और इनको कॉन्फ्लिक्ट से क्या मतलब है कि जब इक्वालिटी को आप समझते हो इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स, कि दोनों ही डॉक्टर इंजीनियर बनने चाहिए या दोनों का आउटकम होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है इक्वालिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. लिबर्टी को जब आप फ्रीडम टू चूज़ में लोगे तो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा. ठीक है, अब दोनों ने चूज़ तो कर लिया, एक को इंजीनियर बनना है एक को डॉक्टर बनना है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं होते तो लड़ाई हो जाएगी उधर. तो वो कॉन्फ्लिक्ट होगी. यानी लिबर्टी एंड इक्वालिटी कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर व्हेन इक्वालिटी इज अंडरस्टूड एज इक्वालिटी ऑफ आउटकम
and liberty is understood as freedom to choose. Equality as equality of outcome tends to work as a leveling mechanism. This consequently reduces the freedom of choice by restricting the availability of outcome. यहाँ होता क्या है कि ये फ्रीडम को रिड्यूस कर देती है, जो फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है उसको रिड्यूस कर देती है बाय रिस्ट्रिक्टिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ आउटकम. उनका जो रिसोर्सेज का आउटकम है उनकी फैमिली में वो कम है, जिसकी वजह से वो उन दोनों में से कोई सिर्फ एक ही चूज़ कर सकता है. दोनों मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है वो हैम्पर हो गया. इन द अबाव एग्जाम्पल, इफ द रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, what is achieved is an equal outcome with both siblings having the same amount of resources. This equality is, however, accompanied by the fact that neither can pursue the vocation of their choice. The stress on equality of outcome thus is at the cost of liberty to choose. यहाँ पर क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में जो रिसोर्सेज है वो बराबर डिवाइड कर दिए. बराबर डिवाइड करने की वजह से दोनों में से एक भी अपनी चॉइस को परस्यू नहीं कर पाया. ठीक है, क्योंकि जो उनको डिवीजन मिला दैट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर देम. इससे क्या हो गया, दिस लेड स्ट्रेस ऑन द क्वालिटी ऑफ आउटकम एंड दस इज एट द कॉस्ट ऑफ लिबर्टी टू चूज़. अब उनमें से एक को अपनी लिबर्टी टू चूज़ जो है वो गिव अप करनी पड़ेगी और कोई छोटा मोटा जॉब से एडजस्ट करना पड़ेगा. अगर अब वो उनके ऊपर है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया, लिबर्टी और इक्वालिटी को जब साथ में लेके आए तो क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया. लिबर्टी क्या है, टू चूज़. ठीक है, फ्रीडम टू चूज़, दोनों ने डिसीजन बना लिया, चूज़ कर लिया. और अब इक्वालिटी भी यहाँ लानी है, तो इक्वालिटी करने के लिए रिसोर्सेस उनमें बांट दिए इक्वल. इससे प्रॉब्लम हो गई कि दोनों में से एक के लिए भी वो रिसोर्सेस सफिशिएंट ना होने की वजह से उन दोनों को या तो वो दोनों लड़ ले और दोनों ही गिव अप कर दे डिसीजन पे, या कोई एक समझौते पे आके बोल दे कि चल बात, तू अपना चॉइस जो है वो परस्यू कर ले, तू अपना वोकेशन, तू जो भी बनना चाहता है तू बन जा. तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट हो गया ना. सो इस तरीके से लिबर्टी इक्वालिटी साथ में आए तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया. नेक्स्ट, लिबर्टी एंड इक्वालिटी ऑल्सो टेंड टू कॉन्फ्लिक्ट. ये सेकेंड पॉइंट है इसका. विथ ईच अदर व्हेन ईदर कंसेप्ट इज इक्वेटेड विथ फेयरनेस. और लिबर्टी और इक्वालिटी में तब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा जब इन दोनों में से एक को भी अगर आप फेयरनेस या फेयर डिसीजन में या फेयर साइड में लेकर देखोगे तो कि लिबर्टी फेयर है या नहीं, इक्वालिटी फेयर है नहीं, अगर ऐसे भी सोचोगे तो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा. लिबर्टी एंड इक्वालिटी ऑल्सो टेंड टू कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर व्हेन ईदर कंसेप्ट इज इक्वेटेड विथ फेयरनेस. अ फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स हाउएवर वेरी सब्जेक्टिव. हर जगह पे एकदम फेयरनेस यानी जस्टिस भी बोल सकते हो, जहाँ पे भी इस चीज़ को देखो थोड़ा सब्जेक्टिव होता है. ठीक है, फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स हाउएवर वेरी सब्जेक्टिव. एनी स्टेट ऑफ अफेयर्स कैन बी फेयर इफ सम आर्बिट्रली बिलीव इट टू बी फेयर एंड वाइस वर्सा. अब कोई भी स्टेट हो, अब देखो आपको कोई भी चीज़ बोली गई, ठीक है, या आपकी क्लास में कोई भी डिसीजन लिया गया, अब उस डिसीजन को कुछ लोग मान सकते हैं कि हाँ भाई ये इंसाफ है, न्याय के साथ डिसीजन लिया. कुछ बोल सकते हैं नहीं ये तो अनफेयर था, उसको कैसे डांट पड़ गई, उसकी तो गलती नहीं थी. कुछ बोलेंगे हाँ उसी की गलती थी, उसको डांट पड़ी, ये बिल्कुल फेयर डिसीजन था टीचर का. तो फेयरनेस भी सब्जेक्टिव होती है. हर इंडिविजुअल क्या सोचता है किस पर्टिकुलर डिसीजन में, वो उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई भी डिसीजन लिया गरीबों के लिए, कुछ कहेंगे हाँ अच्छी स्कीम है, कुछ कहेंगे बेकार स्कीम है, इससे तो गवर्नमेंट को ही फ़ायदा है, इतना कुछ मिलता है गवर्नमेंट को, उसमें से हार्डली वो कुछ कर रहे हैं और ये भी अच्छे से नहीं करता. फेयर अनफेयर बहुत सब्जेक्टिव होता है. कुछ लोग मानते हैं कि हाँ वो डिसीजन पर्टिकुलर डिसीजन फेयर है, कुछ लोग उसी डिसीजन को बोल सकते हैं कि ये अनफेयर है. ठीक है, तो ये आर्बिट्ररी बिलीव है. मतलब अगर आप समझते हो कि ये डिसीजन फेयर है तो वो फेयर है, और अगर आप समझते हो कि ये डिसीजन फेयर नहीं है तो वो नहीं है. ऐसा होता है. हर किसी का कंसेप्शन इंटरप्रिटेशन अलग होता है. हर किसी की अब यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट का भी गेम होता है. अगर कोई भी डिसीजन आपके फेवर में होता है तो आप बोल दोगे हाँ ये तो बिल्कुल फेयर है, या किसी डिसीजन से आपको बेनिफिट होगा, आज हो रहा है या फ्यूचर में होगा, तो आप बोल सकते हो हाँ ये तो फेयर है. ठीक है, तो ये बहुत आर्बिट्री बिलीव पे होता है. सेकेंडली ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे लोग किसी भी डिसीजन को फेयर या अनफेयर बोलते हैं. In the example discussed above, giving all the resources to one of the sibling can be seen as fair to the extent that at least one of them can exercise the freedom of choice. अब ये जो ऊपर एग्जाम्पल था उनमें से अगर मान लो एक सिबलिंग को बोल दिया, समझौता कर लिया एक ने कि चल ठीक है तू अपना देखो डॉक्टर करना है तो डॉक्टरी कर ले यार, वरना दोनों ही नहीं कर पाएंगे. तो ये कुछ लोग तो कहेंगे कि हाँ ये बहुत बढ़िया डिसीजन है, कुछ लोग कहेंगे कि दूसरे के साथ अन्याय कर दिया, वो भोला है, उसको तो ऐसे ही बेवकूफ़ बना दिया होगा, भड़का के कैसे भी उसको दबा दिया होगा, वो तो भोला है बोलता नहीं. यू नो दैट इंडियन टिपिकल सोसाइटी. तो कैसे भी करके कुछ लोग बोलेंगे
कि हाँ ये फेयर डिसीजन है, कुछ लोग बोलेंगे कि ये अनफेयर डिसीजन है, कुछ बोल देंगे अरे वो पढ़ाई में ज़्यादा होशियार है इसलिए उसको डॉक्टरी करने दिया, और ये तो वैसे इतना इसका श्योर नहीं था इंजीनियर बनेगा नहीं बनेगा, इसलिए इसको चुपचाप बिठा दिया। कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, दुनिया कुछ भी बोलती है। तो अब ये जो एग्जाम्पल था, इसमें अगर एक को एक्सरसाइज करने दे जाए, एक सिबलिंग को बोले चल बात तू ले ले और तू कर ले, दूसरा वाला गिव अप कर रहा है अपनी चॉइस पे, तो कुछ बोलेंगे ये फेयर डिसीजन था, कुछ बोलेंगे कि ये बहुत ही बेकार डिसीजन था। अब ये डिपेंड करता है, इवन आप में से भी कुछ बोलोगे इट वॉज फेयर अनफेयर जो भी है, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्टिव होता है डिसीजन ऑफ फेयरनेस। जब फेयरनेस की बात आती है तब भी लिबर्टी इक्वालिटी में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो कुछ लोग तो बोलेंगे चलो किसी एक की तो फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है वो काम हुई, मतलब एक ने तो एटलीस्ट फ्रीडम ऑफ चॉइस को यूटिलाइज करा। द सेम सिचुएशन कैन ऑल्सो बी सीन एज अनफेयर एज द अदर सिबलिंग इज टोटली डिप्राइव्ड ऑफ एनी शेयर ऑफ रिसोर्सेज। अब यही चीज़ तो भाई वही बात होगी ना कि मतलब एक को तो फ्रीडम ऑफ चॉइस मिल गया, अच्छी बात होगी, लेकिन दूसरे की तो बिल्कुल ही मतलब चॉइस ही डिप्राइव हो गई, उसको तो उसको अपना पूरा जो उसने अपना सब कुछ गिव अप करके दूसरे सिबलिंग को दिया है, तो विच इज़ अ ह्यूज ह्यूज डील, बहुत बड़ी बात है। तो ये तो अनफेयर भी हो गया। An equal division between both the siblings too can be arbitrarily described as fair, as neither is totally deprived of his or her share, as well as unfair. Neither is now capable of pursuing the vocation of his or her choice. अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है कि अब जब एक को दे दिया, एक सिबलिंग को सारे रिसोर्स दे दिए, उसको भी कुछ लोग फेयर कहेंगे कि चलो एक ने तो अपनी चॉइस को परस्यू करा। अनफेयर भी बोल सकते हैं कि अरे दूसरे को तो कुछ भी नहीं मिला, दूसरे ने अपना सब कुछ गिव अप कर दिया। यहाँ पे भी फेयर अनफेयर वाला वही गेम हो गया, कुछ डिसाइड नहीं हुआ। और अगर उसकी फैमिली ये डिसाइड करे कि नहीं दोनों को 50-50 मिलेगा, बाकी का तुम कहीं से पैसा लाओ और करो, तो इसको भी लोग फेयर और अनफेयर दोनों बोल सकते हैं। फेयर कैसे बोलेंगे कि चलो जो भी शेयर था वो इक्वली शेयर करा गया, और इस सेम चीज़ को वो अनफेयर भी बोल सकते हैं कि दोनों में से एक भी अपने वोकेशन को, अपनी चॉइस को परस्यू नहीं कर पाया। अब अगर फेयरली 50-50 डिवाइड करें तो इसको फेयर भी बोलेंगे कि एक के भी रिसोर्सेज दूसरे ने नहीं खाए, ठीक है, दोनों को अपना अपना मिला है। और अगर इसी चीज़ को वो एक को दे दें, एक को बोले कि तुम परस्यू करो, तो बोल देंगे कि ये तो दूसरे की चॉइस पे हैम्पर हो गया। तो मतलब कुछ भी डिसीजन लो इस सिचुएशन के अंदर, कुछ इसे फेयर बोलेंगे, कुछ इसे अनफेयर बोलेंगे। यहाँ पर फिर से लिबर्टी और इक्वालिटी कॉन्फ्लिक्ट में आ गई। अब थर्ड पॉइंट इसमें जो आ रहा है वो है इक्वालिटी एंड लिबर्टी कैन ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर व्हेन द प्रैक्टिस ऑफ वन इज एट द कॉस्ट ऑफ अदर। ये भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट है, हमने 2 पॉइंट पहले ऊपर पढ़ लिया कि कब कब लिबर्टी इक्वालिटी कॉन्फ्लिक्ट में आती है। थर्ड पॉइंट में यहाँ लिबर्टी इक्वालिटी कॉन्फ्लिक्ट में कब आया, जब किसी एक की वजह से दूसरे को प्राइस पे करनी पड़े। व्हेन द प्रैक्टिस ऑफ वन इज एट द कॉस्ट ऑफ अदर, द एक्सटेंट ऑफ विच लिबर्टी इज अटेन कैन बी gauged by the extent of which a trade-off has taken place with the concept of equality and vice versa. Again going back to the example, अब example के through ही आपको समझाती हूँ so that you get the things better. About the liberty of any one sibling to pursue the vocation of his or her choice is in proportion to the extent of equality that is violated by the other sibling's equal share of resource. The liberty of each sibling is violated to the extent that the equal division of resources has limited their choice. अब यहाँ पर इक्वालिटी ने क्या कर दिया, उनकी लिबर्टी छीन ली उनसे। इक्वालिटी जैसा अगर कभी कॉन्सेप्ट होता ही नहीं तो उनकी लिबर्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना, मतलब अगर इक्वल शेयर जैसा कुछ नहीं होता तो शायद इनको सफ़र नहीं करना पड़ता। अब लिबर्टी की वजह से इनके सिबलिंग्स के बीच में जो है ये टेंशन क्रिएट हो गई, उनका जो करियर चॉइसेस हैं जो वो करना चाहते हैं वो लिमिट हो गए, उनके रिसोर्सेज लिमिटेड रह गए, ठीक है। देखो यहीं पर लिखा द लिबर्टी ऑफ ईच सिबलिंग इज वायलेटेड टू द एक्सटेंट दैट द इक्वल डिविजन of resources has limited their choice. अब जॉन रॉल्स की यहाँ बात करें, जॉन रॉल्स, a social contract theorist of the 20th century, attempted to reconcile the values of liberty and equality through his veil of ignorance argument. ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है। इस पे आने से पहले मैं आपको एक बार इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्लियर करती हूँ कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी कैन ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर व्हेन द प्रैक्टिस ऑफ वन इज एट द कॉस्ट ऑफ अदर। इस पैरा में क्या बोला है यहाँ पर यह है कि इस इक्वालिटी के कंसेप्ट ने इनकी लिबर्टी को हैम्पर कर दिया, कि इनकी लिबर्टी जो इनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि इनको ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ परस्यू करनी है वो इक्वालिटी की वजह से नहीं कर पा रहे, क्योंकि शेयर हो गया, इक्वल हो गया, अब इन दोनों के लिए वो सफिशेंट नहीं है जिसकी वजह से ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लिबर्टी एंड इक्वालिटी जो है जब एक की वजह से व्हेन द प्रैक्टिस ऑफ वन इज एट द कॉस्ट ऑफ द अदर, अगर अब इनमें से कोई एक करियर परस्यू करेगा अपना तो दूसरे को
अपना छोड़ना पड़ेगा, तो एक द अदर वन हैज़ टू पे अ लॉट ऑफ प्राइस फॉर इट। तो यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है। अब वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वेल ऑफ इग्नोरेंस जो है आप अंडरलाइन कर लो या इसकी अलग हेडिंग लगा दो या जो भी वट एवर यू थिंक लाइक आप वो कर सकते हो, ठीक है। वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या होता है? मतलब वेल क्या होता है? वेल मतलब घूंघट, ठीक है। इग्नोरेंस मतलब वेल ऑफ इग्नोरेंस मीन्स कि आप एक ऐसे पर्दे के पीछे हो जहाँ पर आप जात पात, आप कौन हो, ऊंच नीच, कहाँ से हो, क्या हो, इन सबको इग्नोर करते हुए एक ऐसी लाइफ जीना जिसमें आप सिर्फ एक इंसान से इंसानियत का नाता रखते हो, ना किसी कलर का, ना किसी कास्ट, क्रेडिट, रिलीजन, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, कुछ नहीं, ठीक है। लेट्स रीड दिस लेट्स रीड दिस let's read this now. Let's read about it. John Rawls, a social contrast theorist of the 20th century, attempted to reconcile the values of liberty and equality through his veil of ignorance argument. The motive behind this was as much to secure the inviolability of liberty as welfarist and redistributivist ideals of equality. उन्होंने बोला कि हम लिबर्टी से वेलफेयर का आइडिया ले सकते हैं और इक्वालिटी से रीडिस्ट्रीब्यूटिविस्ट के आइडियल्स जो है वो ले सकते हैं। देखो, रॉल्स डेवलप्ड अ स्कीम ऑफ बेसिक लिबर्टीज इन हिज वर्क, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। द बेसिक लिबर्टीज आर दोज दैट फ्री एंड इक्वल पर्सन विद रेलेवेंट मोरल कैपेसिटीज वुड चूज इन व्हाट ही कॉल्स द ओरिजिनल पोजिशन। रुको, डोंट कन्फ्यूज अब कि मैंने कुछ समझाया नहीं, 2 मिनट। This original position is a position where individuals divide liberties and resources in a society without knowing their placement in society. अब ये चैप्टर जस्टिस में जब हम पढ़ेंगे ना, उसमें और डिटेल्स आएंगी। एंड ऑल्सो जस्टिस से याद है, देर आर सर्टन रिक्वेस्ट इन द कमेंट बॉक्स कि जस्टिस करवाओ, स्टेट वाला चैप्टर करवाओ। आई अंडरस्टैंड कि आपका सिलेबस काफ़ी आगे चल रहा है, एंड टू डू दैट आई जस्ट नीड वन सजेशन। आई डोंट नो, मैंने पहले भी पूछा है ये चीज़, मैं भी पूछी होगी, आई डोंट नो, कि अगर मैं लाइन टू लाइन ना जाऊँ, मैं डायरेक्टली आपको बस पैरा वाइज पैरा उनकी समरीज देती जाऊँ, तो विल दैट वर्क फॉर यू? इफ़ दैट वर्क्स प्लीज़ पुट इट डाउन इन द कमेंट, एक थम्स अप पुट कर देना, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। Okay, this original position is a position where individuals divide liberties and resources in society without knowing their placement in society. According to Rawls, these basic liberties consist in freedom of thought and liberty of consciousness, the political liberties and freedom of association, as well as the freedom specified by the liberty and integrity of the person, and finally the rights and liberties covered by the rule of law. To resolve conflict between various liabilities, Rawls suggests that the institutional rules that define these liberties must be adjusted so that they fit into the coherent scheme of liberties. This scheme is secured equally for all citizens. In the Rawlism scheme, redistribution of resources to bring out equality is qualified by 2 conditions: that the basic liberties will not be infringed upon, and that increase of resources at any level should not be at the cost of the worst of person. Now, ऑल टुगेदर रॉल्स क्या कहते हैं कि जो हमारी ओरिजिनल पोजीशन है सोसाइटी में, ओरिजिनल पोजीशन मतलब इसमें आप जो हो वो एक इंसान की तरह, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कौन सी कास्ट से, कौन सी कलर से, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, रिच पुअर, उन सबको इग्नोर करके एक पर्सन टू पर्सन, वो आपकी ओरिजिनल पोजीशन है। वहाँ से अगर हम हर इंडिविजुअल के बीच में उनकी लिबर्टीज़ और रिसोर्सेज को डिवाइड करें तो शायद वो इक्वली हो सकती है। आज देखो, अगर कोई जैसे एक पहले भी हमने शायद एग्जांपल लिया था कि अगर एक वॉचमैन है तो वो वॉचमैन है तो वो उसको बहुत ही लो, उसका जो प्लेस है सोसाइटी में वो बहुत ही लो कैडर में डाल दिया है, एंड जो उसका बॉस है उसको बहुत हाई कैडर में, मतलब बहुत उनकी पोजीशंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस को इग्नोर करके, इन डिफरेंसेस को हटा के, ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसे हटा के अगर हम लिबर्टी इक्वालिटी को हैंडल करें तो हम उसे बेटर हैंडल कर सकते हैं। वेल ऑफ इग्नोरेंस के थ्रू यही कहना चाहते हैं, वी इग्नोर ऑल द डिफरेंसेस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि इन द रॉलिज्म scheme, redistribution of resources to bring out equality is qualified by 2 conditions: that the basic liberties will not be infringed upon, and यानी कि पहली इन्होंने जो कंडीशन रखी है कि जो बेसिक लिबर्टीज़ है उनको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, उनको कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए किसी भी लॉ आर्ग्यूमेंट को। मतलब जो बेसिक लिबर्टीज़ हैं
उनको कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। जो बेसिक्स होती है ना, बेसिक टू बेसिक, उनको कभी भी आपको नेग्लेक्ट या इन्फ्रिंज नहीं करनी चाहिए। सेकेंड इज़ कि रिसोर्सेज को कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम हो, चाहे उनका इंक्रीमेंट हो, कुछ भी हो, किसी ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि इंक्रीमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज कॉस्टिंग समबडी, किसी के वर्स्ट ऑफ हो, किसी का बहुत बुरा हो जाए किसी रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में, एक्ट में, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं इस पैरा में, आपको बस जो इम्पोर्टेंट याद रखना है वो है द वेल ऑफ इग्नोरेंस, जो रॉल्स का है, ठीक है। ज़्यादा इन डेप्थ मैंने इसको नहीं एक्सप्लेन किया है। आपको जो 3 पॉइंट्स याद रखना है इस ऊपर वाले पैरा में, दैट आई हैव टोल्ड यू, कि ये तो कोई पैरा में ऑलरेडी डिवाइडेड है 1 2 3 लिबर्ट। यहाँ पर ये जो फर्स्ट पॉइंट है, एक तो आई हैव नॉट टेकन दिस पेंसिल, अनोशंस, ओह डैम, जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये रहा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में, सेकेंड पॉइंट इज हियर, ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट इज हियर, ऑलराइट। ये 3 पॉइंट आपको याद होने चाहिए कॉन्फ्लिक्ट वाले आंसर में, कि लिबर्टी इक्वालिटी कॉन्फ्लिक्ट क्यों करते हैं, और ये एग्जाम्पल ज़रूर मेंशन करना है, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद वेल ऑफ इग्नोरेंस का आप लेना, और उसका छोटा सा नोट जो आपको समझ में आया है कि दैट इज़ बेसिकली इग्नोरिंग ऑल द इनइक्वालिटीज़ एंड डिफरेंसेस एंड सीइंग एवरीवन फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन, वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है। एंड दिस इज बाय who gave this theory? John Rawls. Of John Rawls. All right, let's move to the next para. Equality and liberty, a complementary relationship. ठीक है, कि एक दूसरे के लिए ज़रूरी भी होती है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं ये। अ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वे दे आर डिफाइंड। वही बात है, अगर आप उनको डिफाइन करोगे कॉन्फ्लिक्टिंग वे में, तो आप उसका कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन ही देखोगे। अब आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में एक्सप्लेन करोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री लगेंगे। आप उसे जैसे देखोगे इन दोनों को साथ में, आपको ये वैसी लगेगी, कॉम्प्लीमेंट्री भी लग सकती है, कॉन्फ्लिक्टिंग भी लग सकती है, ऑलराइट। A complementary relation between equality and liberty also depends on the way they are defined. To examine the possibility of a complementary relation, liberty can be understood as being in control of one's life. These implies 3 things. अब देखो, लीडिंग वंस लाइफ अकॉर्डिंग टू वंस बिलीव, डिज़ायर एंड पर्पसेस। अब ये कब कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं? जब आप अपनी लाइफ को अपने बिलीव, अपने डिज़ायर, अपने पर्पस के हिसाब से जी रहे हो। बीइंग एबल टू एग्जामिन एंड रिवाइज देम, आपको पता है कि रिवाइज देम का मतलब कि हो सकता है आप कल कुछ सोच रहे थे, फिर आपने कोई चीज़ पढ़ी, समझी, सुनी, कोई एग्जाम्पल देखा और आप अपने उस थॉट को रिवाइज कर रहे हो। लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, आप नई चीज़ सीखते हो और अपने एक थॉट को रिवाइज करते हो, विच इज़ ओके। बीइंग एबल टू परस्यू अल्टरनेटिव पाथ्स, ठीक है। जब लिबर्टी इक्वालिटी साथ में आती है तो कई बार अगर आपको लग रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर चीज़ को साइडलाइन करके कुछ और चूज़ करना होगा, सो दैट लिबर्टी इक्वालिटी दोनों साथ में रह सके, यानी किसी अल्टरनेटिव पाथ को चूज़ कर लेना, ठीक है। जैसे वो इंजीनियरिंग और डॉक्टरिंग वाला एग्जाम्पल था, तो हो सकता है वो डॉक्टर वाला डॉक्टर ना करके सिर्फ फार्मेसी की कोई डिग्री करके कोर्स करके, तो मतलब अल्टरनेटिव पाथ, वो इंजीनियरिंग ना करके उसमें कुछ और कर सकता है, या डॉक्टरी वाला अपनी खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी कुछ भी अल्टरनेटिव पाथ हो। तो इक्वालिटी कैन बी अंडरस्टूड एज नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अब इक्वालिटी और लिबर्टी कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है, यहाँ से समझना। इक्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वहाँ इक्वालिटी नहीं हो सकती, तो जहाँ इक्वालिटी है वहाँ नॉन डिस्क्रिमिनेशन है। एज नॉन डिस्क्रिमिनेशन इट इंटेल्स एलिमिनेशन ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ दोज हु सफ़र फ्रॉम देम येट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। तो यानी कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि जो भी लोग जिस तरह के भी डिसएडवांटेजेस सफ़र कर रहे हैं, जिनकी वजह वो नहीं है, ठीक है। सपोज़ कर लो कि आपको पता है ये जो अभी एक एग्जांपल आया था मेरे माइंड में, जो गरीब लोगों के लिए होता है, हाँ, जो जैसे एडमिशन प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि ये कुछ स्पेशल सीट्स हैं इन स्पेशल लोगों के लिए, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, तो लोग ना उसके फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बनवा के उन सीट्स पे कब्जा ले लेते हैं, जिनके पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा होता है, लेकिन क्योंकि उन्हें जनरल कैटेगरी में सीट्स नहीं मिलती है, जो भी रीज़न होता है, या पैसे ज़्यादा हो तो भी और नहीं हो तो भी, वो
इन वीकर सेक्शंस की सीट पे बुरी नज़र डाल के उनको छीनना चाहते हैं, तो ये गलत चीज़ होगी। अब इसके लिए जो वीकर सेक्शन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सफ़र तो वही कर रहे हैं। इट एंटेल्स प्रोटेक्शन ऑफ एसेंशियल इंटरेस्ट दैट आर हार्म्ड बाय सच डिसएडवांटेज। इसलिए इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन को एक सोसाइटी में अलाइव रखने के लिए। विदाउट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी लिबरेटेड नीदर इक्वालिटी नॉर लिबर्टी कैन अटेन इट्स पर्पस इन टोटलिटी। अगर अब सोचो, ये बोल रहे हैं कि इक्वालिटी ही नहीं होगी, अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी ही नहीं होगी तो लिबर्टी कहाँ से आएगी? आपकी लिबर्टी तो वहीं की वहीं पैक की पैक रह गई, उसको यूज़ करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, सपोज करो आप स्कूल में एडमिशन करवाने जा रहे हो, ठीक है, ये आपकी लिबर्टी है, लेकिन वहाँ पर इक्वालिटी ही नहीं है, वहाँ पर आपको अलाउ ही नहीं किया जा रहा है। बोल दिया आप उस पर्टिकुलर कास्ट से हो, आप उस पर्टिकुलर क्रीड से हो, कलर से हो, रिलीजन से हो, आपको नहीं अलाउ करें, तो वो इक्वालिटी किस काम की आपकी? वो लिबर्टी किस काम की? तो लिबर्टी को एक्सरसाइज करने के लिए इक्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप एक कैंडिडेट, आप इलेक्शन फॉर्म, कोई भी पर्टिकुलर इलेक्शन में आप खड़े होना चाहते हो, लेकिन बोल दिया नहीं 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 तुम्हें नहीं आने देंगे, तुम बहुत वीकर सेक्शन से हो, कलर, कास्ट, क्रीड, कोई भी एक्सक्यूज़ दे के आपको वहाँ से भगा दिया गया, तो आपकी लिबर्टी टू स्टैंड इन अ इलेक्शन वो तो धरी की धरी रह गई, क्योंकि इक्वालिटी नहीं थी। सो इक्वालिटी इज प्री रिक्विजाइट कंडीशन फॉर लिबर्टी टू बी एक्सरसाइज। इसलिए इक्वालिटी ज़रूरी भी है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, इक्वालिटी अकम्पनीज द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी इन द व्यू ऑफ मोस्ट थिंकर्स। फॉर लॉक, अब यहाँ पर कुछ थिंकर्स ने अपने व्यूज़ रखे हैं। फॉर लॉक, natural rights inclusive of liberty are regulated by natural law characterized by equality. For roles, any method of distribution of liberties or social resources has to conform to the norm of equality. चाहे कोई भी नॉर्मल नेचुरल राइट हो, ठीक है, लिबर्टी को इंक्लूड करके बोल रहे हैं, उनको एक्सरसाइज करने के लिए इक्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई सोशल रिसोर्स हो, जैसे कोई पब्लिक प्लेस पे कोई पब्लिक रिसोर्स हो गया, ठीक है, एक पानी पीने की जगह है, वहाँ पे भी अब वो एक सोशल रिसोर्स हो गया, या कोई भी सोशल रिसोर्स, जैसे कोई पब्लिक स्कीम भी हो गई या कुछ भी। ठीक है, लिबर्टी को एक्सरसाइज करने के लिए इक्वालिटी का होना ज़रूरी है। ऑल राइट, दिस इज हाउ लॉन्ग इज दिस concept? Okay, then while there is a stand in western politic thought that equates the concept of right with the concept of liberty, ये हॉब्स, लॉक और नॉजिक के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने क्या है, द कंसेप्ट ऑफ राइट विद द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। कंटेम्प्रेरी थ्योरी इज ऑफ द ओपिनियन दैट दे आर टू डिस्टिंक्ट कंसेप्ट्स। जो कंटेम्प्रेरी थ्योरी है उसमें ये बोलते हैं कि ये दो अलग कंसेप्ट हैं, राइट और लिबर्टी का। द ट्रेडिशनल व्यू अंडरस्टूड द इक्वेशन बिटवीन द टू कंसेप्ट एज द आइडिया ऑफ हैविंग अ राइट टू डू और बी समथिंग इन द सेम एज द फ्रीडम टू डू और बी समथिंग। तो जो ट्रेडिशनल व्यू है उसमें इन दो कंसेप्ट्स को क्या बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ राइट एंड कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी क्या बोलते हैं, द आइडिया ऑफ हैविंग अ राइट टू डू और बी समथिंग इज सेम एज द फ्रीडम टू डू समथिंग। ठीक है, एक राइट होना कुछ करने की और एक फ्रीडम होना कुछ करने की, इनको पहले सेम ही मानते थे। लेटर इट वॉज फेल्ट दैट वाइल लिबर्टी कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द कंसेप्ट ऑफ राइट, फिर उन्होंने बोला कि हम जो लिबर्टी का कंसेप्ट है उसको कंसेप्ट ऑफ राइट के साथ नहीं डाल सकते। अ राइट इज़ अ लिबर्टी इन अ रिस्ट्रिक्टेड सेंस। उन्होंने बोला कि जो एक राइट है ना, राइट खुद एक लिबर्टी है। अ राइट इज़ अ लिबर्टी इन अ रिस्ट्रिक्टेड सेंस, अ लिबर्टी दैट इज प्रोटेक्टेड, रिकॉग्नाइज्ड और अलाउड बाय द लॉ। ये लिबर्टी के बारे में बोला कि लिबर्टी जो क्या है, दैट इज प्रोटेक्टेड, रिकॉग्नाइज्ड होती है एंड अलाउड बाय द लॉ होती है। ठीक है, वेर एज राइट इट सेल्फ इज अ लिबर्टी, मतलब राइट इज अ लिबर्टी, राइट। तो ये होम्स ने कुछ डिस्टिंक्शन किया यहाँ पर राइट और लिबर्टी के बीच में। ऑलराइट, आई डोंट नो, आई पॉज्ड माई रिकॉर्डिंग, तो पता नहीं बीच में मैंने लास्ट क्या बोला होगा, बट आई थिंक मैं यहीं से रिवाइज करती हूँ। सो गाइज, यहाँ पर राइट और लिबर्टी के बीच में जो है वो डिफरेंस किया गया है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड राइट, और वो इस 3 पॉइंट्स के अंदर आपको बताया गया है। सबसे पहले है देयर कैन ओनली बी राइट टू समथिंग। राइट क्या हो सकती है, आपको किसी चीज़ से हो सकती है, किसी चीज़ के लिए हो सकती है। राइट टू समथिंग, राइट टू ड्राइव,
राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको पता है सारे राइट, ठीक है, राइट टू स्पीक एंड ऑल। लेकिन फ्रीडम जो है, फ्रीडम कैन बी फ्रीडम टू कुछ करने के लिए, एंड फ्रीडम फ्रॉम भी हो सकता है, किसी से आज़ादी भी हो सकती है, ठीक है, किसी के लिए आज़ादी, किसी से आज़ादी, ठीक है, फ्रीडम टू एंड फ्रीडम फ्रॉम। तो फ्रीडम का ये थोड़ा वाइड कंसेप्ट है। वन डज नॉट हैव अ राइट फ्रॉम समथिंग, आपको कभी भी राइट फ्रॉम समथिंग नहीं हो सकता। दिस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ राइट नॉट टू डू और बी समथिंग, ठीक है। फ्रीडम हो सकता है फ्रीडम टू एंड फ्रीडम नॉट टू डू, ठीक है, कुछ काम करने से और कुछ काम ना करने से आज़ादी समझ में आ सकती है, लेकिन राइट का आप ऐसा नहीं कह सकते राइट टू डू और राइट नॉट टू डू, मेरी मर्जी वाला इसमें थोड़ा कम चलता है, ठीक है, फ्रीडम में वो ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ बेसिकली टू एक्सप्लेन राइट एंड फ्रीडम। आपको थोड़ा वर्ड्स को ध्यान से यहाँ पर प्लेस करके इसकी डेफिनेशन को समझाना होगा। टू से फ्रॉम से भी वर्ड डेफिनेशन चेंज हो जाती है। सो वन डज नॉट हैव अ राइट फ्रॉम समथिंग, आपको किसी भी राइट फ्रॉम नहीं हो सकता कि मुझे उससे ये हक है, नहीं नहीं, आपको उससे फ्रीडम हो सकता है, उससे आज़ादी हो सकती है, उससे राइट, उससे हक नहीं हो सकता, ठीक है। दिस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ राइट नॉट टू डू और बी समथिंग। फ्रीडम के अंदर ये भी होता है कि फ्रीडम फ्रॉम, फ्रीडम टू डू दिस और फ्रीडम टू नॉट टू डू दिस, लेकिन राइट टू डू, राइट टू नॉट टू डू दिस ये नहीं हो सकता, ठीक है। सो राइट और फ्रीडम में देर इज अ डिफरेंस। सेकेंड, देर आर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बट नॉट ऑफ राइट्स। फ्रीडम की कुछ डिग्रीज होती हैं लेकिन राइट्स की कोई डिग्री नहीं होती। वन कैन बी मोर और लेस फ्री, डिग्री इन द सेंस कि कम ज़्यादा, ठीक है, लेकिन राइट के केस में ये नहीं होता। हक है तो पूरा हक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है तो पूरा इन्फॉर्मेशन का, राइट टू एजुकेशन है तो राइट टू एजुकेशन है, ठीक है। फ्रीडम में कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, कम है या ज़्यादा, मोर और लेस मतलब डिग्री, देयर कैन बी डिग्री ऑफ फ्रीडम, बट राइट में ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज लिबर्टी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ट्रांसफर्ड और वेव्ड अनलाइक अ राइट। अब राइट जो है दैट कैन बी वेव्ड, राइट कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, जैसे कि कॉपीराइट हो गया, कॉपीराइट का एग्जांपल ले लो, इसमें राइट सेल भी की जाती हैं, ठीक है। फ्रीडम या लिबर्टी को आप किसी को सेल नहीं कर सकते, आपकी फ्रीडम, आपकी लिबर्टी आपकी ही है, ठीक है। आपको पता है कुछ लाइसेंसेस भी होते हैं जो कि सेल किए जा सकते, तो लाइसेंस क्या, बेसिकली एक राइट होती है कि आपका वो हक है, वो सेल भी होते हैं, ट्रांसफ़र भी होते हैं, लेकिन फ्रीडम और लिबर्टी में ऐसा नहीं होता। एक क्वेश्चन आया था कमेंट बॉक्स में, डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी। इस बुक के अंदर काफ़ी बार फ्रीडम और लिबर्टी इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर सिनोनिम्स की तरह यूज़ हुए हैं, लेकिन फ्रीडम और लिबर्टी में डिफरेंस होता है, वो मैंने उसी कमेंट के नीचे आंसर में भी मेंशन किया है कि फ्रीडम जो होता है ना बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है, लिबर्टी आती है पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ आती है, ठीक है। जैसे आपको एक नाइट आउट के लिए पार्टी की परमिशन चाहिए तो वो लिबर्टी कहलाई जाएगी, फ्रीडम नहीं, ठीक है। 10 बजे तक की आज़ादी है, मतलब 10 बजे तक की लिबर्टी है, 10 बजे बाद बी बैक होम ऑन टाइम, ये जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं या जो, तो ये एक एग्जांपल आई रिमेंबर, हम जब स्कूलिंग में थे तब हमें मिला था अपने टीचर से, तो आई स्टिल रिमेंबर कि लिबर्टी एंड फ्रीडम एग्जैक्टली सेम नहीं है, डिफरेंस है। फ्रीडम बहुत ज़्यादा ब्रॉड कंसेप्ट है, लिबर्टी कम्स विद रिस्ट्रिक्शंस, हालांकि दोनों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये 3 पॉइंट हैं अबाउट डिफरेंस बिटवीन राइट एंड फ्रीडम, ठीक है, डू रिमेंबर। नेक्स्ट, in contemporary theory, Dawkins admits that the concept of liberty can be related to a concept of right in a weak sense, यानी आप concept of liberty को concept of right के साथ इतना नहीं कर सकते, but इनका जो link या इनकी similarities है वो इतनी strong नहीं है, they are quite weak. As he explains, someone has a right to liberty if she either wants it or if it is good for him or her to have it. But a right to liberty cannot be always sustained in a stronger sense of right. As in, if someone has a right to something, then it is wrong for the government to deny it from him or her, even when it would be in the general interest to do so. अब लिबर्टी को राइट क्यों नहीं बोल रहे हैं ये लोग? क्योंकि देखो, राइट को कभी आप डिनाई नहीं कर सकते, मतलब गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकती। राइट टू इन्फॉर्मेशन है तो है, राइट टू एजुकेशन है तो है, आज गवर्नमेंट आके ये नहीं बोल सकती कि आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है, लेकिन लिबर्टी को कभी कभार डिनाई करना पड़ता है। लिबर्टी एक बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो कि सेंसिटिव कंसेप्ट भी कह सकते हो। आज़ादी देना भी आप समझो कि ईजी नहीं होता है किसी को भी आज़ादी देना, वो अपनी आज़ादी को किसी दूसरे के खिलाफ यूज़ कर ले तो कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो ये लिबर्टी, फ्रीडम, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन आप देखो आज इतने बड़े वर्ल्ड के अंदर इतना आगे आने के बाद भी आज भी कई सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लिबर्टी, फ्रीडम जैसे वर्ड्स उनकी डिक्शनरीज़ में भी नहीं है।
इतनी रिस्ट्रिक्टेड लोगों की लाइफ है। बी ग्रेटफुल कि आप इंडिया जैसी कंट्री में हो जहाँ पर ये चीज़ें इतनी ईजिली, हालांकि आज़ादी में बहुत मेहनत लगी थी, ईजिली तो नहीं मिली है इंडिया को ये सब, बट आज आप प्रेजेंटली इन चीज़ों को ईजिली एक्सेस कर पा रहे हो, ये कंसेप्ट आपके लिए ऑलरेडी बिल्ट इन रहे हैं, तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। वरना कई ऐसी खतरनाक कंट्रीज आपको पता है, ठीक है, जहाँ पर ये कुछ चीज़ें तो वहाँ के डिक्शनरी में ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में तो है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, सिर्फ वो पेपर में ही है। तो इंडिया में अच्छी बात है कि ये पेपर में भी है और प्रैक्टिकल सेंस में भी है। तो लिबर्टी को अच्छे से हैंडल करना भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए इसको एक राइट नहीं बोल सकते, क्योंकि राइट गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकती, लेकिन लिबर्टी तो जब भी, जैसे अभी पैंडेमिक टाइप सिचुएशन हुई, तो लिबर्टी तो सबकी एक साथ बंद करनी पड़ी गवर्नमेंट को, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी सही, लेकिन करनी तो पड़ी। तो इस कंसेप्ट को बहुत हैंडी, मतलब बहुत अच्छे से गवर्नमेंट को जो है केयरफुली इसको डील अप करना पड़ता है, इसलिए इसको एक राइट नहीं कह सकते। ऑल राइट, सो ये था इक्वालिटी एंड लिबर्टी वाला कंसेप्ट। ऑल राइट, आई ट्राइड कि जितना भी मैं इसको कर सकूँ, आई डिड इट, एंड वी आर ट्राइंग टू मेक दीज लेक्चर्स एज फास्ट एज पॉसिबल। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी इन इंडिया। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग और शॉर्ट दिस इज, बट आई थिंक बेटर इफ़ वी कवर इट इन नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज इट्स ऑलरेडी 35 मिनट्स। ऑल्सो अगर इस वीडियो के अंदर मैंने कहीं पॉज किया है, कहीं कुछ हो, तो आप प्लीज़ उसको थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो। आई एम नॉट एट ऑल दैट गुड एट एडिटिंग सेक्शंस, ठीक है। So give it a thumbs up if you like it, if it was helpful to you, and I read your comments. Thank you so much for all your well wishes and good and kind words. Thank you so much. Take care. See ya.